जय हिंद एवरीवन। आज की जो टॉपिक है हम लोगों का ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर नंबर 10। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि बोर्ड में इससे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसमें दोनों ही क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो एक्चुअली इस चैप्टर से बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यही प्रोबेबिलिटी है। और बहुत ज़्यादा पूछेगा तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं? व्हाट आर माइक्रोब्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स जो होते हैं क्या होते हैं और इनका ह्यूमन वेलफेयर में क्या उपयोग है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है और सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राइट ब्रीफ नोट ऑन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल सेक्टर। तो मेडिकल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइक्रोब्स किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, ये चीज़ें आपको छोटे नोट्स में लिखनी है। तो कभी भी ब्रीफ नोट्स की बात करते हैं तो आप लगभग उसको 200 वर्ड्स में लिख सकते हो, जो कि एकदम सिक्योर है। ठीक है, 200 वर्ड्स में लिखते हो तो अब मायने रखता है कि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा या 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इस तरह से जो क्वेश्चंस पूछे गए इन सवालों के जवाब अगर आपको नहीं आते तो फिर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये रैपिड रिवीजन है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। तो रैपिड रिवीजन हम लोग बिना देरी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस लेक्चर के एंड में मिल जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाने की संभावना है इनकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो पूछे भी गए हैं और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है। माइक्रोब्स वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा बड़ा प्रभाव करते हैं। जैसे कि माइक्रोब्स अगर आप देखोगे तो आपके हाथों पे भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स बोलने का मतलब ना सिर्फ बैक्टीरिया वायरस, यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो नेमाटोड्स होते हैं, फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं, इनको भी हम लोग माइक्रोब्स में रखते हैं। तो माइक्रोब्स जो हैं एनसीईआरटी में आपको 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स का मतलब क्या है? कोई भी छोटे जीव जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक, जिनका साइज अबाउट 10 माइक्रोमीटर भी हो सकते हैं और 100 माइक्रोमीटर्स भी हो सकते हैं। तो साइज पे तो हम लोग इस पर डिफरेंस अलग अलग तरह से देख सकते हैं। ध्यान क्या देना है कि इसमें एग्जांपल्स क्या हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सिर्फ बैक्टीरिया ही जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं या वायरसेस जो माइक्रोब्स होते हैं। इसमें नेमाटोड्स, एल्गी, फंजाई, ये सारी चीज़ें भी माइक्रोब्स आ जाती है। तो इनका जो उपयोग है, माइक्रोब्स का जो उपयोग है वो कुछ इस तरह से इस जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको माइक्रोब्स को टोटल 4 स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में हम लोग माइक्रोब्स देखेंगे किस तरह से काम करते हैं, कैसे हम लोग हाउस होल्ड में देख सकते हैं माइक्रोब्स का रोल प्ले होता है। और फिर दूसरा है इंडस्ट्रियल फॉर्म में किस तरह से माइक्रोब्स को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। चौथा यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। सीवेज ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट ही है। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि बायोगैस में कैसे माइक्रोब्स यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजर्स में। तो फर्टिलाइजर्स एंड बायोगैस में किस तरह से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे शुरू करते हैं पहले हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ही तरह से आपने घर में दही तो सबने दबाया जमाया ही होगा। और दूध जो है, दूध में हम लोग क्या डालते हैं दही बनाने के लिए? जोरन, व्हाट वी कॉल्ड जोरन। जोरन ये हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, जो कि दही का इनोकुलम होता है। जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो
जो ग्लूकोज में लैक्टोज होता है उसको कोगुलेट कर देते हैं, और कोगुलेट करके क्या करते हैं, वो दही बना देता है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो, बैसिलस बोलने का मतलब ये बैसिलस फॉर्म में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के जो बैक्टीरिया होते हैं मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये मिल्क को बदल देते हैं कर्ड में। ये बात आपको साफ साफ दिखती भी है। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि ईस्ट, जैसे कि ईस्ट हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ईस्ट आपने शायद किस बहुतों ने अपने से बच्चों ने जो घर, तो उस मैदे को हम लोग क्या करते हैं उसमें उसको छोड़ देते हैं। सुबह हम लोग देखते हैं तो इसमें बबल्स ऐसे निकले हुए रहते हैं। ये जो बबल्स निकले रहते हैं ये कुछ अजीब ही स्मेल भी करते हैं। तो ये बबल और कुछ नहीं, ये CO2 के बबल्स होते हैं। ये CO2 के बबल्स कब आते हैं, जब फर्मेंटेशन होता है। याद है आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो फर्मेंटेशन किसकी वजह से होता है, बहुत सही जवाब, ईस्ट की वजह से, है ना। तो ईस्ट की वजह से फर्मेंटेशन होता है जिसमें CO2 रिलीज होता है। ये CO2 क्या करता है, ये CO2 निकलने की वजह से, जो कि ईस्ट की वजह से हो रहा है फर्मेंटेशन, तो ये डफ को और अच्छा बना देता है। डफ बोलने का मतलब कि लोइया आप समझ सकते हो, या फिर मैदा का जब उसमें पानी की तरह से एकदम घुल जाना बढ़िया से, तो उसके डफ को बहुत अच्छा बना देता है। तब हम लोग उसका जलेबी बना के खाते हैं। इसके अलावा आपको ये आप कहाँ देख सकते हो माइक्रोब्स अपने घर में जो कि यूज़फुल हो, ठीक है। माइक्रोब्स के दोनों ही पहलू हैं। कुछ बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो यूज़फुल है। उन्हीं यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो माइक्रोब्स जैसे सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया, ये एक ईस्ट ही है। इस ईस्ट से हम लोग क्या क्या फर्मेंट कर सकते हैं, इस सब से हम लोग फर्मेंट करते हैं, जैसे कि बेकरीज बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेक्रोमाइसिस सर्वेस सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया, ठीक है। तो ये इसको अंडरलाइन करना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, ये इससे हम लोग क्या क्या चीज़ करते हैं, इसकी वजह से चीज़ें फर्मेंट हो सकती हैं। ये एक ईस्ट है, ये याद रखना। ये क्या है, एक ईस्ट इज ए यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। ईस्ट इज ए यूकेरियोटिक सेल। तो बेकरी बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, तौड़ी बनाने में यूज़ करते हैं। तौड़ी मतलब जानते हो, जैसे कि हम लोग बिहार में इसको ताड़ी के फॉर्म में जानते हैं। और ताड़ी जो होता है वो फर्मेंट हो जाता है, और ये जो सैप होता है वुड का, उससे निकलता है। तो इन सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। माइक्रोब्स जैसे कि और हाउस होल्ड में जो माइक्रोब्स होंगे वो कौन कौन से होगा, प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सेलमैनी। ये क्या करता है, ये कुछ खास तरह के चीज़ को बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि ये भी फर्मेंटेशन ही करेगा। तो प्रोपियोबैक्टीरियम सेलमैनी जो है ये एक तरह का क्या है, ये बैक्टीरिया ही है, और जो फर्मेंटेशन में यूज़ होगा। और ये जो फर्मेंटेशन यूज़ करेगा, किस चीज़ को फर्मेंट करके बनाता है, ये बना रहा है स्विस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को ये फॉर्मेट करके बना रहे हैं। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही घी हो, और बहुत सारी चीज़ होते हैं, वैराइटीज ऑफ चीज़ जिसमें ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। और इन फर्मेंटेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इन माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लैक्टोबैसिलस पढ़ा जो कि दही बनाने में यूज़ होता है, ईस्ट के फॉर्म पढ़ा, ईस्ट ऑफ फॉर्म पढ़ा जैसे सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया जो फर्मेंटेशन के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि डफ बनाने के लिए, बेकरीज बनाने के लिए। और अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सर्वाइनी पढ़ा जो कि स्विस चीज़ बनाने में हेल्पफुल होता है, इसमें फर्मेंटेशन होता है, ठीक। अब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। इंडस्ट्रियल फॉर्म में जो फर्मेंटेशन होता है वो किस तरह से होता है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। किस चीज़ के लिए, बियर या फिर बेवरेज बनाने के लिए। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चावल को सड़ा के जो बहुत सारा डैम होता है वो सड़ जाता है, और फिर उसको हम लोग से रम बनाते हैं, या ग्रेप्स से वाइन बनता है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ग्रेप्स हुआ, वाइन हुआ, और ये चावल हुआ, इन सब कुछ सड़े हुए, या फिर एप्पल हुआ, सड़ा हुआ एप्पल, तो उसको एकदम फर्मेंट करके उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेवरेज बनाते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे भी हम लोग ईस्ट लेंगे। ईस्ट में कौन सा एग्जाम्पल होगा, ईस्ट में हम लोगों के पास एग्जाम्पल है सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया, ठीक है। तो हम लोगों के पास ईस्ट में एग्जाम्पल है सेक्रोमाइसिस, ठीक। सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया, ये जो सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया है, इससे क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन करके हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब वो जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम लोग या तो डिस्टिल कर सकते हैं, या फिर डिस्टिल नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग उसको डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल करने का तात्पर्य ये है कि उसमें से हम लोग जो डस्ट मटेरियल, डस्ट बोल रहा हूँ सॉरी, जो उसके जो फाइबर्स वगैरह होते हैं उसकी, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगर निकालते नहीं, छोड़ देते हैं, तो ये नॉट डिस्टिल्ड। अगर निकाल देते हैं अच्छी तरह से प्रॉपरली तो वो डिस्टिल्ड कहलाता है। तो डिस्टिल्ड फॉर्म या नॉट डिस्टिल्ड फॉर्म में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें वराइटीज़ बदल जाती है। जो वाइन होगा, वाइन और जो बियर आप देखोगे, तो वाइन और बियर होते हैं नॉट डिस्टिल्ड में, किसमें, नॉट। तो हम लोग देख रहे थे कि जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया के द्वारा जो फर्मेंटेशन होता है, जो हम लोग बेवरेज बनाने में यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा है, वाइन और बियर है।
जो कि नॉट डिस्टिल्ड होता है। और वैसे अगर हम लोग बात करें किसी के बारे में, ब्रांडी, विस्की या रम के बारे में, तो ब्रांडी, विस्की या रम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये सारे क्या है, ये जो है ये डिस्टिल्ड होते हैं, विथ डिस्टिलेशन इसमें हो चुका रहता है, ये होते हैं डिस्टिल्ड। ठीक, तो बहुत मुश्किल नहीं था समझना इसको। हाँ, तो हम लोग ने इंडस्ट्रियल एरिया में देखा कि जो ईस्ट है वो सेक्रोमाइसिस, इसमें एग्जांपल है सेक्रोमाइसिस का, जो कि ग्रेप्स या फिर जो भी सड़ी हुई चीज़ों को तो उनको फर्मेंट किया जाता है और ज़्यादा अमाउंट में, और उससे बनाते हैं वाइन, बियर, ब्रांडी, विस्की, रम। तो जो ब्रांडी, विस्की, रम है वो क्या डिस्टिल्ड होता है, और वाइन और बियर होता है वो डिस्टिल्ड नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग ने डिस्कस किया था क्या इंडस्ट्रियल में, फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि इसी का एक ब्रांच हम लोग देखेंगे मेडिकल फॉर्म, मतलब मेडिकल सेक्टर में किस तरह से इसका उपयोग होता है। तो मेडिकल सेक्टर में सबसे पहले एक कहानी है जो आपको ध्यान से सुनिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो फिलहाल सुनो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स क्या है, एक साइंटिस्ट थे। अलेक्जेंडर, किसी के मन में द ग्रेट अलेक्जेंडर का ख्याल आएगा जिसने लड़ाई लड़ी थी और पूरे विश्व पे जीत हासिल की, तो वो अलेक्जेंडर नहीं, ये दूसरे अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे एक पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक स्लाइड लिया, उन्होंने क्या लिया, एक स्लाइड लिया, सपोज कि दिस विल बी दैट स्लाइड, ये उन्होंने स्लाइड लिया। उन्होंने इस स्लाइड में पहले स्ट्रेप्टोकोकस रखा था, ठीक। तो उन्होंने मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस रखा था, ये स्ट्रेप्टोकोकस हुआ, और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है उस पर स्टडी कर रहे थे, और फिर फाइनली उन्होंने इसको बिना धोए छोड़ दिया। फिर उन्होंने पाया कि जब इस पर हम नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने ग्रो किया स्ट्रेप्टोकोकस, तो इस पर ग्रो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, कि जो पहले से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, यहाँ पे मोल्ड आ गए थे, मोल्ड मतलब कि फंजाई आ गए थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ फंजाई आ गए थे। अभी जो फंजाई थे, इन फंजाई से कुछ लिक्विड निकल रहा था जिसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन, क्योंकि ये जो पेनिसिलिन था ये निकल रहा था पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है, पेनिसिलिन निकल रहा था। तो ये जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन वो लिक्विड का नाम दिया गया जो इस फंजाई से निकल रहा था, जो जिसको मोल्ड के फॉर्म में हम लोग एनसीईआरटी मोल्ड के नाम से एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो ये इसी फंजाई से क्या निकला, पेनिसिलिन निकला, जो कि इस बैक्टीरिया को, इन बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं करने दे रहे थे, ठीक है, इन बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहे थे। तो इसका मतलब हमने समझा कि ये फंजाई से कुछ निकल रहा है लिक्विड जो बैक्टीरिया को ग्रो करने से क्या करता है, रोकता है, इन बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है। तो इससे हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर पेनिसिलिन किसी भी बैक्टीरियल डिजीज पे अगर हम लोग डालेंगे तो वो उस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देगा और हम लोग बीमारी से बच जाएंगे। इस तरह से इस बीमारी, बहुत सारी बीमारी का इलाज पेनिसिलिन भी हुआ, और इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में। जब जब वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में जब बहुत सारे अमेरिकन सैनिक घायल होते थे तो पेनिसिलिन की मदद से उनको ठीक किया जाता था। ये जो पेनिसिलिन पहली बार था वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, या फिर वेल कल्चर्ड नहीं था, अच्छी तरह से बनाया हुआ नहीं था, वेल मैन्युफैक्चर्ड नहीं था। तो इस पेनिसिलिन को अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर करने का काम किया था हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन ने, दो बनाया। उनका नाम है फ्लोरी, पूरा नाम हार्वर्ड फ्लोरी है, एंड अर्नेस्ट चेन, मैं सिर्फ चेन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लोरी और चेन ने क्या किया, इसको पूरा मॉडिफाई किया, ठीक, जिसकी वजह से फिर इसको हम लोग प्रॉपर्ली दवा के रूप में ले पा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का फिर बाद में खोज हुआ जो कि अलग अलग बीमारियों के लिए उपयोग में, जैसे काला खांसी और कुष्ठ रोग और वूपिंग कफ और प्लेग की बीमारियों जैसे लड़ने में हेल्पफुल है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन माइक्रोब्स का यूज़ एंजाइम्स बनाने में भी हुआ है, एंजाइम्स कह लो, या फिर आप कह लो कि कुछ केमिकल्स जो कि इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले जो इन्होंने बनाया था, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से रखना। स्पार्जिलस, तो माइक्रोब्स का उपयोग बहुत सारे एंजाइम्स और केमिकल्स को बनाने में उपयोग होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पार्जिलस नाइगर, इसका नाम पूरा नहीं है, स्पार्जिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, वो सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड बनाता है। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ये एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटारिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड बनाने का काम करता है, ठीक। इसके अलावा फिर हम लोग ईस्ट का उपयोग फिर से देखेंगे यहाँ पे, जो कि माइक्रोब्स ईस्ट जो है इथेनॉल बनाने का काम करता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि ये फर्मेंटेशन करता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है, ये साथ साथ यहाँ पे इथेनॉल भी बनता है। और माइक्रोब्स जो होते हैं जो कि एंजाइम्स जैसे लाइपेजेस भी बनाने में मदद आते हैं। और ये जो लाइपेजेस है, इन लाइपेजेस का उपयोग लिपिड को डाइजेस्ट करने का तो काम होता ही है, लेकिन हमारे फिजिकल जीवन में, लेकिन हम लोग यहाँ पे जीते हैं उसमें ये एक डिटर्जेंट की तरह भी काम करता है, जैसे कि
डिटर्जेंट का क्या काम है आपको पता है, कपड़े वगैरह धोने के, और ऑयल स्टेन्स को हटाता है, ऑयली जो दाग होते हैं फिर कपड़ों पे उसको हटाने का काम करता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुनो। ये हमारा ब्लड वेसल है, और मान लो किसी वजह से यहाँ पे कैरोटीन या फिर कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह इकट्ठा हो गए, और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स बना देता है, ठीक है। तो इन ब्लॉक्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्लड जो प्रेशर होगा वो बढ़ते जाता है, और मान लीजिए ब्लड प्रेशर ऐसे ऊपर की तरफ लगने लगा, और फिर फाइनली ये बहुत तेज़ी से यहाँ इस एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये प्रेशर कहाँ तक जाएगा, ये प्रेशर हार्ट के मसल्स तक जा सकता है, और हार्ट के मसल्स को जाके वो क्या करेगा, हार्ट के मसल्स को जाके वो डैमेज कर सकते हैं। तो जैसे हार्ट के मसल्स को डैमेज करते हैं तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो ब्लस्टर्स बने हुए हैं, क्लॉट ब्लस्टर्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन सब चीज़ों से बन जाते हैं, ठीक। तो इन सारे ब्लस्टर्स को हमें क्या करना होता है, हटाना पड़ता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है इसमें एक खास चीज़ है जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है। तो इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज जो बैक्टीरिया है, देखो मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे शायद देखने में आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज लिखा हुआ है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, और ये क्या करता है, इन ब्लस्टर्स को खत्म कर देता है। जैसे जैसे इन ब्लस्टर्स को ये खत्म कर देगा तो हमारा हार्ट में जो ब्लड सप्लाई हो रहा था, हार्ट तक जो ब्लड सप्लाई तो नॉर्मली जा पाएगा, और हम हार्ट अटैक से बच जाएंगे। प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना लग रहा था, ठीक। और ये प्रेशर लगना बंद हो जाएगा, फिर फाइनली हमारा ब्लड नॉर्मली फ्लो करेगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जो क्लोट ब्लस्टर की तरह काम किया, और नॉर्मली हार्ट में जो ब्लड वेसल्स की जो ब्लड बह रहे थे वो नॉर्मल हो जाते हैं। इस तरह से आप और भी तरह के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन जो है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम से निकाला जाता है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम क्या है, ये भी एक फंगस है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम क्या है, एक फंगस है। ये आपको याद रखना है कौन सा फंगस है कौन सा नहीं है। तो और कौन सा बैक्टीरिया है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है, एक फंगस है, ये एक फंगस है। और ये फंगस क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन बनाएगा, साइक्लोस्पोरिन बनाता है। और ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये इम्यूनो सप्रेसिव, मतलब कि अगर आप कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर कोई भी किसी का किडनी निकाले किसी में डाले, तो जरूरी नहीं होता वो जरूरी नहीं होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा आदमी। तो फिर इसलिए क्या होता है कि हमें इम्यूनो सप्रेसेंट देना पड़ता है जो कि उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, और आराम से दूसरे किडनी वो उसका बॉडी एक्सेप्ट कर पाए। ये किसकी तरह है, ये एक इम्यूनो सप्रेसिव की तरह काम करता है, इम्यूनो सप्रेसिव की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिया है जैसे कि जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लो करता है वो है मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस जो है ब्लड का परप्यूरियस, ये क्या करता है जी, ये ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लो करता है, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करेगा, इसको कम कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने इंडस्ट्रियल फॉर्म में क्या क्या यूज़ होते हैं, इस तरह से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, ये चीज़ हमने देखा। अब चलते हैं हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो एनसीईआरटी में जो दिया है 2 भाग में इसको कंप्लीट किया है। सीवेज का मतलब क्या होता है, सीवेज जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे घर में, जो हमारे लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि आप बर्तन धो रहे हो या फिर नहा रहे हो, उससे लिक्विड या एक्सक्रीट्स जो आप जो निकाल रहे हो वो एक्सक्रीट है, वो सारे क्या होते हैं, सीवेज के फॉर्म में जाते हैं। सीवेज कहाँ जाते हैं, नदी या नालों में। बहुत सिंपल होता है, नदी जाना बहुत जल्दी से, लेकिन वो नदी को क्या करते हैं, ले जाके पॉल्यूट करते हैं जा जाके, ठीक है। तो इससे पहले कि वो नदी में जाए, इससे पहले कि वो क्या जाए, इससे पहले कि वो नदी में जाए, उससे हमें क्या करना होता है, उस जो नालों का पानी होता है उसको हमें क्या करना होगा, उसको यहाँ पे ट्रीट करना पड़ेगा ताकि ये पॉल्यूशन कम करे और पानी के जीव जंतु जिंदा रह सके। तो इसके लिए ट्रीटमेंट में हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 2 भाग में पूरा होगा जो कि हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहला होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, जो भी नदी नालों का पानी आएगा वो एक बड़े से टैंक में जाएगा, जिसमें जो भी सॉलिड वेस्ट होता है, जो कि मिट्टी या फिर पत्थर से या फिर जो भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं, वो डायरेक्ट एक जगह नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। और जो भी डिब्रीज होंगे, जो कि फ्लोटिंग डिब्रीज होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह या फिर कोई भी तैरती हुई जो डिब्रीज है जो ऊपर सरफेस रहेगी, उसको छान लिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाएगा यहाँ से। जो बच गई, ये जो नीचे चला गया है उसको सुपरनेट कहते हैं, और जो बच गया जो लिक्विड फॉर्म में, जो अभी है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम लोग इफ्लुएंट कहते हैं, इफ्लुएंट, ठीक है।
इफ्लुएंट, इसको इफ्लुएंट कहते हैं, ठीक। और ये जो नीचे रहता है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो नीचे रहता है इसको हम लोग सुपरनेंट कहते हैं, ठीक है। नेंट। तो इफ्लुएंट और सुपरनेंट में आपको फर्क समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, जो इफ्लुएंट होगा वो नेक्स्ट टैंक में चला जाएगा। नेक्स्ट टैंक में क्या होगा, अभी हम लोग ने क्या देखा कि इसको हम लोग ने फिजिकल तरीके से अलग किया, जैसे कि उसमें जो भारी चीज़ें तो नीचे बैठ गई और जो तैर रही थी चीज़ें उसको हम लोग ने छान लिया, लेकिन पानी की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं था। पानी की क्वालिटी में बदलाव करने का टाइम आ गया। अब इसको क्या करते हैं, सेकंड टैंक में डालेंगे, जहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं फ्लॉक्स। क्या अप्लाई करेंगे, फ्लॉक्स। अब ये फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स एक्चुअली क्या होता है, इस फ्लॉक्स में आपको मिलेगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया और क्या होता है, फंजाई। ये बैक्टीरिया और फंजाई की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है, बैक्टीरिया और फंजाई की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि क्योंकि ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स को यूज़ करके ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो कि होता है उसको ये लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। इस पानी में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि सब्जी काटा उसको पानी में फेंक दिया तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब्जी बचा हुआ था उसको फेंक दिया, दाल बची फेंक दिया, ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, मलमूत्र जो भी है सब पानी में बहा दिया। तो वो सारे इनके लिए क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो सब क्या है इनके लिए भोजन के रूप में काम करते हैं। तो ये लेकिन वही चीज़ें क्या है, एक पॉल्यूशन भी कर रहे हैं वाटर का। तो ये जो बैक्टीरिया जैसे जैसे इसमें धीरे धीरे ग्रो करेंगे वैसे वैसे इनका ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता जाएगा। अब इस ऑर्गेनिक मटेरियल को कम करने के लिए हमें कितना चाहिए, क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये ऑक्सीजन आता कहाँ से, इसको हम लोग एरिएटेड करते रहते हैं बार बार, इस फ्लुएंट को एरिएटेड करते हैं मैकेनिकली। मतलब आप इस तरह से समझो कि नीचे से यहाँ पे एयर बबल्स, आपने कभी देखा होगा एक्वेरियम में पानी होता है जहाँ पे फिश पालते हैं, वहाँ पे नीचे से हम लोग एयर बबल्स देते रहते हैं। तो वैसे एरिएशन किया जाता है मैकेनिकली, या फिर नीचे से एयर सप्लाई की जाती है। कुल मिला के बात ये कि ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो ऑक्सीजन इस ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करेगा उसकी मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल घटेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का डिमांड भी क्या होगा, घट जाएगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का डिमांड घटेगा मतलब कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल घटते जा रहा है, मतलब कि ये पानी अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो जैसे ये ऑक्सीजन की डिमांड की जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग कहते हैं बीओडी। तो जैसे जैसे बीओडी घट रहा है वैसे वैसे पानी क्या हो रहा है, पानी साफ हो रहा है। क्या हो रहा है, साफ हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे बीओडी घट रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है घट रहा है, वैसे वैसे पानी साफ हो रहा है। ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो ऐसे ऐसे करते करते तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। एक समय आएगा कि ये पूरा बैक्टीरिया और फंजाई से भर जाए। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई सारा चीज़ यहाँ से, और जो साफ पानी है यहाँ से निकाल लिया जाता है, और निकाल के साफ पानी को नदी में डाल दिया जाता है, और ये जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं उसको एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ ट्रीट किया जाता है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जब इसमें हम लोग डालेंगे, इन बैक्टीरिया पे क्या डालेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया इन सारे बैक्टीरिया और फंजाई को खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग इसमें से जो फ्लॉक्स है सारा का सारा फ्लॉक्स नहीं निकालेंगे बाहर, थोड़ा बहुत फ्लॉक्स रखेंगे ताकि जब नेक्स्ट पानी वापस आए तो वैसे ही वो अपना ग्रोथ करे और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इस पानी का घटा दे। फिर से रिपीट करो, सारा फ्लॉक्स इसमें से नहीं निकालेंगे, थोड़ा फ्लॉक्स इसमें रखेंगे जो इनोकुलम की तरह काम करेगा। इनोकुलम मतलब कि जोरन की तरह काम करेगा, जैसे दही में जोरन होता है वैसे ही, ठीक। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया फंगस को खत्म कर देते हैं। तो और साफ पानी कहाँ चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। यही हुआ। और तो जो एक्टिवेटेड सेल्स था जो यहाँ पे ग्रो कर रहा था उसको फ्लॉक्स को एक्टिवेटेड सेल्स कहा गया। फाइनली ये जो बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ पे डेथ करेंगे, मतलब कि उनका डिग्रेडेशन होगा, वो कहाँ होगा, उनका डिग्रेडेशन इस टैंक में होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना। तो ये जो टैंक आप देख रहे हो इनका डिग्रेडेशन यहीं पे होगा। इस टैंक में जैसे जैसे डिग्रेडेशन होगा वैसे वैसे एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते जाएगा। फर्मेंटेशन करते 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 इसमें CO2 बायोगैस, मतलब CO2 मीथेन वगैरह निकलेगा, और वो बायोगैस किस रूप में यूज़ होगा, ये सारे बायोगैस के रूप में यूज़ होगा, फ्यूल्स के तौर पर यूज़ होगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, पानी भी साफ हो गया और ये बायोगैस भी जनरेट कर लिया। इसी तरह से यमुना और गंगा एक्शन प्लान बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा, और ताकि पानी को स्वच्छ रखा जाए। और नमामि गंगे अभी रिसेंटली जो बनाए गए हैं प्रोग्राम, ताकि गंगा माँ को स्वच्छ रखा जाए। तो ये हम लोगों की इंडिविजुअली प्रयास होना चाहिए कि हम लोग किसी भी हेरिटेज प्लेस को कहीं पे भी, अपने घर तो गंदा नहीं करते तो कहीं पे भी हेरिटेज प्लेस को कहीं पे भी अपने प्लेस को गंदा नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि कूड़ादान मिले तो वहीं पे आप कूड़ा डालो, अदरवाइज घर ले जाओ फिर कूड़ादान में ले जाओ। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस में प्रोडक्शन में माइक्रोब्स किस तरह से काम करते हैं, तो हम लोग जानते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे पेट में भी होते हैं, वैसे ही कैटल्स के पेट में, जैसे काव के पेट में भी माइक्रोब्स होते हैं। ये बात सबको मालूम, मुझे भी मालूम। तो जो माइक्रोब्स हैं, जो कि काऊ या कैटल्स के पेट में होते हैं, तो वो माइक्रोब्स मिथेनोबैक्टीरियम कहलाते हैं, ठीक है। वो माइक्रोब्स क्या कहलाते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं ये मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं किसी का, ठीक है। जब ये फर्मेंटेशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, मीथेन प्रोड्यूस कर देती है। मीथेन गैस बायोगैस के रूप में है, इसमें बहुत सारी गैसेज यूज होती है जो कि फाइनली फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती हैं। माइक्रोब्स एज क्या, बायो फर्टिलाइजर, ये देखना था है ना।
तो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे हम लोग माइक्रोब्स को देखेंगे किस तरह से बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो जल्दी जल्दी बता दो कि सबने धान तो देखा होगा, धान की खेती देखी किसी ने? धान जब होता है तो उसकी जड़ों पे आपने देखा होगा, ठीक है, उसकी जड़ों पे कुछ अजीब सी काई जैसी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, जो कि जाल जाल जैसा भी आपको दिख सकता है। तो ये जो धान के पौधे होते हैं इनके जड़ों पे ये जो लगे रहते हैं ये होता है एक्चुअली ये एल्गी होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, और इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जैसे एनाबीना 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 और क्या, और नॉस्टॉक, ये सारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फाइनली क्या है कि नाइट्रोजन डायरेक्ट ये धान तो ले नहीं सकता था यहाँ से एटमॉस्फेयर से, तो अब उसने एल्गी ने एनाबीना और नॉस्टॉक ये सारे साइनोबैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किया और फाइनली ये प्लांट तक नाइट्रोजन पहुंचेगा, और इस नाइट्रोजन का उपयोग होगा किसमें, क्या बनाने में, प्रोटीन बनाने में। आई बात समझ? तो इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और बिना किसी केमिकल के, बिना यूरिया और बिना यूरिया और जिंक वगैरह यूज़ किए हम लोग डायरेक्ट प्लांट की पैदावार और उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ा सकते हैं। और इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे माइक्रोराइजा का एसोसिएशन किसके साथ होता है, रूट के साथ और फंजाई के साथ। जो रूट और फंजाई का एसोसिएशन होता है उसको हम लोग माइक्रोराइजा कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि माइक्रोराइजा जो होता है वो प्लांट को, माइक्रोराइजा आप इसको पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो माइक्रोराइजा है, ये माइक्रोराइजा क्या करते हैं, माइक्रोराइजा प्लांट्स को फॉस्फोरस देता है और मिनरल्स देगा और भी चीज़ें, ठीक है, मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक। बदले में रूट क्या करेगा, इसको रहने के लिए जगह देता है, फंगस को रहने के लिए जगह देता है, खाने के लिए भोजन देता है। हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं आज के समय में क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब कि हम लोग जो भी अगर खाद वगैरह डाल रहे हैं तो फिर उसमें यूरिया, केमिकली प्रोड्यूस जो खाद होते हैं उसको उपयोग नहीं करके खाद जैसे कि गोबर, ये सारी चीज़ें डालें ताकि हमारा शरीर भी उससे हार्म नहीं हो। होता क्या है कि जो यूरिया हम लोग डालते हैं खेतों में उससे हमारी फसल की पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन सोइल की फर्टिलिटी रेट घट जाती है, और वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी आ जाता है जो कि हमारे शरीर को धीरे धीरे खराब करता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के हो जाएंगे, एक तो फ्री लिविंग होगा और एक एसोसिएटेड, ठीक है। तो जो एसोसिएटेड होता है रूट के साथ उसको राइजोबियम के तौर पे देख सकते हैं, राइजोबियम एक एग्जांपल है, राइजोबियम। और जो फ्री लिविंग होता है जैसे एजेटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब क्या होगा कि ये रूट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है, ये सॉइल में फ्रीली भी पाया जाएगा, लेकिन राइजोबियम जो होता है वो कभी भी आपको मिलेगा तो रूट के साथ ही रहेगा और रूट के साथ रह के वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और एजेटोबैक्टर फ्री रहता है सॉइल में तभी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। होप्स हो कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। माइक्रोब्स पेस्ट से भी बचाने, मतलब कि इंसेक्ट से भी पेड़ों को बचाने में मदद करता है, जैसे कि बीटी कॉटन है ना, तो बैसिलस थर्मोजेनेसिस हम लोग ने पढ़ा था किसमें, बैसिलस थर्मोजेनेसिस हम लोग ने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। तो बीटी कॉटन क्या है, यहाँ पे माइक्रोब का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ये कॉटन को बाकी इंसेक्ट से बचाते हैं। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए।